हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारी इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में आज हम चलते हैं, कुछ ग्रामर के इम्पोर्टेंट जो रूल हैं उनको समझेंगे। कौन कौन से इम्पोर्टेंट रूल हैं हमारे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं। तो ये मत समझिएगा कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो हम आपसे अभी डिस्कशन करेंगे। तो ये जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रूल हैं ये हमारे एडवर्ब से रिलेटेड है। हमने एक लेक्चर में पहले पढ़ाया हुआ है कि एडवर्ब तीन तरीके के होते हैं। सिंपल एडवर्ब होता है एक होता है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एक होता है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और एक होता है हमारा रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, तो ये तीन तरीके के हमारे एडवर्ब होते हैं। ठीक, ये हमारे तीन तरीके के जो है एडवर्ब होते हैं, जो कि इन्हीं में से सबसे ज्यादा जो हमारा पूछा जाता है वो पूछा जाता है सिंपल एडवर्ब, जो हमारा सबसे ज्यादा होता है। सिंपल एडवर्ब के एक्चुअली टाइप्स होते हैं जो सबने पढ़ रखे होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि एडवर्ब तीन टाइप्स के होते हैं। हमको टाइप्स सबके पता होने चाहिए कि नाउन के टाइप्स क्या हैं, प्रोनाउंस के टाइप्स कितने हैं, और वर्ब के टाइप्स कितने हैं, एडजेक्टिव के टाइप्स कितने हैं, एडवर्ब्स के टाइप्स कितने हैं। तो अभी हम पहले आज एडवर्ब पढ़ते हैं। एडवर्ब देयर आर थ्री टाइप: सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, तीन तरीके के ये एडवर्ब हैं हमारे, जिसमें सिंपल एडवर्ब के टाइप्स हैं: एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारे सारे टाइप्स हैं सिंपल एडवर्ब के। ये हमारे किसके टाइप्स हैं? सिंपल एडवर्ब के हमारे ये टाइप्स हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और हमने एक चीज आपको बताई थी कि एडवर्ब जो है हमेशा तीन चीजों के पहले आता है। एक तो वर्ब के पहले, जो कि हम सबको पता है कि वर्ब के पहले एडवर्ब आता है, क्योंकि डेफिनेशन ही यही कहती है कि जो दैट वर्ड विच इज क्वालिफाई अ वर्ब, दैट वर्ड इज कॉल्ड एडवर्ब, राइट। तो जो शब्द वर्ब को क्वालिफाई करता है वो वर्ड क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है, ये तो हम लोग छोटे क्लास में जब रहते थे तब पढ़ते थे कि वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब। बट अब कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। ये तीन पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि हम जब सेंटेंस में एरर पहचानने की कोशिश करते हैं ना, तब हम ये केवल ये देखते हैं कि ये वर्ब के पहले आया है और ये एडवर्ब है बस। बट ऐसा नहीं करना है। कभी कभी कुछ एडवर्ब जो होंगी वो हमारी एडजेक्टिव के पहले और एडवर्ब के पहले भी आई होंगी। ठीक है, वो हमारी एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले भी आई होगी। तो एडवर्ब तीन चीजों को क्वालिफाई करता है: वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, तीन चीजों को। ठीक है, ये हमारे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब, और एडवर्ब तीन चीजों को क्वालिफाई करता है। ठीक है, कभी कभी ये प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर देता है और कभी कभी कंजंक्शन को भी करता है, बट यूजुअली इन तीनों को करता है। बट कभी भी जैसे ऑप्शन में अगर वो प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करेगा और कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करेगा। ठीक है, कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करेगा और प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करेगा। अब आते हैं, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट उसमें हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा दिख रहा है, ये जो हमारे दिख रहे हैं ये क्या है, ये हम देखते हैं ये क्या है। ये जैसे ये वर्ड है टू, ये हमारा वर्ड है टू। टू एडवर्ब, ये जो हम अब टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ एडवर्ब हैं जो हमारे एग्जाम में एरर के तौर पर आते हैं। अब जैसे टू, टू का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड। मोर देन रिक्वायर्ड मतलब आवश्यकता से अधिक। और ये है अनप्लीजेंट एग्जेक्टिव, यानी कि टू जो जहां पर लगता है वहां अनप्लीजेंट ये वर्ड। ठीक है, तो जहां पर थोड़ा सा भी निगेटिव निगेटिव जो सेंटेंस में निगेटिव, जिससे पता चलेगा, निगेटिव सेंस पता चलेगा, वहां पर हम जो है टू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे टू बैड यानी मोर देन रिक्वायर्ड, यानी कि आवश्यकता से अधिक बुरा। ठीक है, टू बैड, इट इज टू बैड, यानी मतलब बुरा होना चाहिए पर ये जरूरत से ज्यादा बुरा है। ठीक है,
तो टू बैड का मतलब क्या हुआ, हम लोग इंग्लिश में बोलते रहते हैं इट इज टू बैड, राइट। इट मीन्स कि इट इज बैड मोर देन रिक्वायर्ड, यानी ये बुरा तो है पर जरूरत से ज्यादा बुरा है, इसलिए हम उस वर्ड को एक उसमें कह देते हैं इट इज टू बैड। ठीक है, ऐसे ही टू नॉटी, टू विक्ट, टू फैट। टू नॉटी मतलब ये बच्चा बहुत शैतान है, बहुत शैतान है मतलब शैतान तो बच्चे होते ही हैं, पर ये कुछ जरूरत से ज्यादा है, ये कुछ शैतान जरूरत से ज्यादा है, तो दैट वर्ड इज टू नॉटी। ठीक है, अब जैसे आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, यानी इसका मतलब हुआ मैं आपसे मिलकर इतना खुश हूं जितना नहीं होना चाहिए, मतलब कि मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ जितना नहीं होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा खुश हूँ। ठीक है, तो अब आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें होता है जहां पर होती है मतलब कोई, जैसे हम मैंने बताया टू नॉटी, बच्चा एक शैतान तो होता ही, बच्चे हम लोग मोस्टली क्या कहते हैं, बच्चा बहुत शैतान, पर बच्चे कहते हैं ना कि बच्चा बहुत शैतान है, पर कुछ बच्चे जरूरत से ज्यादा शैतान है, तो दिस चिल्ड्रन इज टू नॉटी, दिस चाइल्ड इज। ठीक है, वहां पर हम T-O-O-2 का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में आता ही आता है, नेक्स्ट पीजीटी, लास्ट पीजीटी टीजीटी में क्वेश्चन दे देते हैं और उसमें बताना होता है विच सेंटेंस इज करेक्ट। लास्ट ईयर टीजीटी के पेपर में मच टू और टू मच से रिलेटेड एरर के क्वेश्चंस थे, जिनमें 4 सेंटेंस एक क्वेश्चन में दिए हुए थे, उसमें से फाइंड आउट करना था विच सेंटेंस इज करेक्ट विच इज नॉट। ठीक ठीक है, तो मच टू के बाद ये पॉइंट लिखने का मतलब यही है कि जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मच टू के बाद एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक है, मच टू के बाद किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं, और टू मच के बाद नाउन का यूज करते हैं। याद रखो, मच टू के बाद एम से मच और ए से एडजेक्टिव। ठीक है, तो मच के बाद नाउन आएगा। जैसे हम मान लीजिए एक सेंटेंस यहाँ पर लिख रहे हैं, अब इसमें आप फाइंड आउट कीजिएगा कि कहाँ पर एरर है। हिज हिज लिखता क्यों नहीं है, हिज फेलियर, हिज फेलियर इज टू मच पेनफुल फॉर मी। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, इसमें हमको बताना है, ये जो सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है इसमें हमको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, हिज फेलियर इज टू मच, हिज फेलियर इज टू मच पेनफुल, यानी ये जो फेलियर है टू मच पेनफुल, यहाँ पेनफुल क्या है, नाउन है कि एग्जेक्टिव है, यहाँ पेनफुल जो वर्ड है ये एक एग्जेक्टिव है, और एग्जेक्टिव से पहले हमने अभी आपको बताया है कि क्या आएगा एग्जेक्टिव से पहले, एग्जेक्टिव से पहले हमारा आएगा, एडजेक्टिव से पहले हमारा आएगा मच टू, तो इस पार्ट में एरर है, यहाँ टू मच नहीं होगा, यहाँ होगा मच टू। अब आई होप अब ये बात क्लियर हो गई होगी कि जहां पर एडजेक्टिव होगा उससे पहले हम लोग यूज करेंगे मच टू का, किसका यूज करेंगे, मच टू का। ठीक, चलिए, और टू मच जहां पर आएगा उसके बाद नाउन का यूज करेंगे। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। कहाँ गया, चलिए अब इस पे आते हैं। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि वेरी शब्द और मच शब्द ये दोनों हमारे एडवर्ब हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है और इसमें इक्वालिटी क्या है, तो हम पहले वेरी की बताएंगे, वेरी शब्द की, और फिर मच शब्द की बताएंगे। ठीक है, तो पहले आप ये समझेंगे कि वेरी का यूज हम प्लेजेंट वे में भी कर सकते हैं और अनप्लीजेंट वे में भी कर सकते हैं। ये तो केवल एक हमने प्लीजेंट और अनप्लीजेंट लिखने का मतलब ये है केवल
प्लीजेंट वे में भी कर सकते हैं और अनप्लीजेंट एग्जेक्टिव में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्लीजेंट एग्जेक्टिव और अनप्लीजेंट एग्जेक्टिव के साथ इसका प्रयोग हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये हमारा बताने का दोनों के साथ, वेरी का प्रयोग दोनों के साथ होता है, ठीक है, प्लीजेंट भी और अनप्लीजेंट भी, ठीक है। जैसे हम कह दें सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो सी इज वेरी ब्यूटीफुल दैट वर्ड इज प्लीजेंट, एंड सी इज वेरी अगली दैट वर्ड इज अनप्लीजेंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये कि इसका यूज प्लीजेंट वे में और अनप्लीजेंट एग्जेक्टिव दोनों के साथ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में होता है। वेरी का प्रयोग वी यूज वेरी इन पॉजिटिव मैनर्स, ठीक है। तो वेरी का जो यूज है वो पॉजिटिव वे में होता है। वेरी का यूज किसमें होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री, वेरी का यूज पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। जैसे हम बोलेंगे वेरी गुड, वेरी गुड बोलते हैं ना, वेरी गुड, वेरी वाइज, क्या बोलते हैं? वेरी वाइज, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डिग्री से पहले इसका यूज होता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के, इसके पहले, प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है, ठीक है, पहले होता है। जैसे हम लोग कहते हैं वेरी इंटरेस्टिंग, क्या बोलते हैं हम लोग? वेरी इंटरेस्टिंग बोलते हैं ना हम लोग, वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि ये जो इंटरेस्टिंग वर्ड है, ये जो इंटरेस्टिंग वर्ड है, ये कैसे आया? ये आया हमारा, ये आया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल से। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डेयरिंग, वेरी चैलेंजिंग, वेरी इंटरटेनिंग, तो ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। तो प्लेजेंट एग्जेक्टिव और अनप्लेजेंट एग्जेक्टिव से पहले वेरी का यूज, पॉजिटिव डिग्री से पहले यूज, प्रेजेंट पार्टिसिपल से यूज करते हैं। अब आते हैं हम मच में। मच हमारा क्या है कि मच का यूज जो हम करते हैं वो करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का से पहले। किससे पहले करते हैं? कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री से, कंपैरेटिव डिग्री से पहले इसका यूज होगा। पहली पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये है। जैसे कि हम बोलते हैं, अगर एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं मच बेटर। तो बेटर हमारा क्या है? कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। मच बेटर, मच वाइजर, मच लकियर, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट है पास्ट पार्टिसिपल के साथ इसका यूज करते हैं। किसका? मच का। जैसे मच अमेज्ड, मच ग्रीव्ड, मच सरप्राइज्ड, मच एडमायर्ड, ठीक है। तो क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल से पहले इसका यूज करते हैं, मच का यूज, ठीक है। अब आता है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके पहले जो ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल तो होते ही हैं और उनके पहले वेरी का यूज करते हैं। वो वर्ड एकदम फिक्स हैं कि उनके पहले वेरी ही आना है। तो वो वर्ड है जैसे टायर्ड, इसको हम बोलेंगे वेरी टायर्ड, ठीक है। इनसे पहले क्या लगाएंगे? वेरी लगाएंगे। क्या है ये वर्ड? कौन कौन से हैं? जस्ट अ मिनट। वो वर्ड है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके पहले हम वेरी ही लगाएंगे, और वो वर्ड हमारी, पहला वर्ड है हमारा टायर्ड, ठीक है, इसके पहले वेरी ही आएगा। सेकंड वर्ड है हमारा डिजेक्टेड, सेकंड वर्ड है हमारा डिजेक्टेड, ठीक है। एंड थर्ड वर्ड है हमारा, थर्ड वर्ड है हमारा कंटेंडेड, सी, थर्ड वर्ड है कंटेंडेड। एंड ठीक है, नेक्स्ट प्लीज्ड, और नेक्स्ट है ड्रंक। ये कुछ वर्ड है। नेक्स्ट है लिमिटेड, है जिनके पहले वेरी ही यूज होगा। लिमिटेड, ड्रंक, टायर्ड, डिजेक्टेड, कंटेंडेड और प्लीज्ड, ठीक है। इनके पहले हम क्या यूज करेंगे? वेरी का ही यूज करेंगे। बस केवल एक इसमें है, एक्सेप्शनल है ये, कि कभी कभी सेंटेंस में तब वहां पर मच लगा देते हैं, मच प्लीज्ड, ठीक है ना। जैसे सेंटेंस है आई वॉज मच प्लीज्ड विद हर लेटर, ठीक है, आई वॉज मच प्लीज्ड विद हर लेटर, तो वो सेटिस्फाई हो रहा है उसके लेटर से। तो यहाँ पर हम बिफोर प्लीज्ड मच का यूज
कर देंगे। बाकी सब जो लिमिटेड है, ड्रंक है, टायर्ड है, डिजेक्टेड है और कंटेंटेड है, इनके पहले हम वेरी का ही यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। क्वाइट, दैट वर्ड इज रिलेटेड टू, इसका अर्थ क्या होता है? क्वाइट। क्वाइट का अर्थ होता है परफेक्टली। परफेक्टली, परफेक्टली में ये निकल रहा होगा परफेक्टली या कंप्लीटली। ठीक है, वहां पर हम क्वाइट वर्ड का यूज करेंगे। वहां पर हम क्या यूज करेंगे? क्वाइट वर्ड का यूज। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, या पूर्ण रूप से, पूर्णतया या पूर्ण रूप से। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या है? क्वाइट के अर्थ में सी इज क्वाइट लवली। एग्जाम्पल है, यानी कि वो पूरी तरह से बहुत प्यारी है, पूरी तरह से बहुत प्यारी है, लवली है, सी इज क्वाइट लवली, पूरी तरह से बहुत प्यारी है। ठीक है, सी इज वेरी लवली भी बोल सकते हैं, बहुत प्यारी है, बट क्या है कि सी इज क्वाइट लवली। ठीक, तो एक मिनट, ये जो सेंटेंस है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर ये नहीं आएगा। देखिए, यहाँ पर क्या आएगा? सी इज क्वाइट डिलाइटेड, क्वाइट टायर्ड, क्वाइट टायर्ड। ठीक है, यानी वो पूरी तरह से थक चुका है। ठीक है, क्वाइट फिनिश्ड, दैट वर्क इज क्वाइट फिनिश्ड, यानी काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो सी इज क्वाइट टायर्ड, सी इज क्वाइट कंप्लीटेड, सी इज क्वाइट डिलाइटेड। ठीक है, दैट ये इन दैट वर्ड बिफोर यूज क्वाइट वर्ड। तो क्वाइट वर्ड मीन्स परफेक्टली या कंप्लीटली। ठीक है, परफेक्टली या कंप्लीटली। और पॉजिटिव डिग्री के साथ भी क्वाइट का यूज होता है। जैसे क्वाइट, क्वाइट चिली आ रहे हैं, इनसे रिलेटेड एरर आ जाती है। क्वाइट कूल, क्वाइट एलोन, पूरी तरह से अकेले हैं। तो क्वाइट चिली रॉन्ग, यानी कि पूरी तरह से गलत है। क्वाइट रॉन्ग, क्वाइट रॉन्ग, क्वाइट वेल। ठीक है, क्वाइट वेल। अच्छा, एक चीज और सुनिए, अगर कोई सेंटेंस में ऐसे आ जाता है राइट, तो क्या दिस सेंटेंस इज करेक्ट? ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर क्वाइट नहीं लगेगा। क्वाइट और ऑल एक साथ यूज नहीं होते हैं। क्वाइट और ऑल एक साथ यूज नहीं होंगे। क्वाइट अलग यूज होगा और ऑल अलग यूज होगा। यहाँ पर ये हो सकता है कि ही इज ऑल राइट या ही इज क्वाइट राइट, बट क्वाइट और ऑल एक साथ यूज नहीं होंगे। और एक चीज और, कि क्वाइट की विशेषता बनाने बताने के लिए, क्वाइट को क्वालिफाई करने के लिए उससे पहले कोई भी एडवर्ब नहीं आ सकता। जैसे हम ये नहीं कह सकते ही इज एब्सोल्युटली क्वाइट, क्योंकि क्वाइट वर्ड ही अपने आप में कंप्लीट है। क्वाइट वर्ड ही, एब्सोल्युटली क्वाइट, ये हम नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि क्वाइट वर्ड अपने आप में कंप्लीट है, तो उससे पहले ये एडवर्ब नहीं आएगा। क्वाइट से पहले कोई एडवर्ब यूज नहीं होगा, और क्वाइट और ऑल एक साथ यूज नहीं होंगे। ठीक है, और क्वाइट का मतलब होता है परफेक्टली और कंप्लीटली। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। आई होप रेदर के यूज में, अब हम लोग फेयरली और रेदर का यूज कहाँ पर करते हैं? ठीक है, फेयरली का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में होता है। फर्स्ट, पॉजिटिव डिग्री में फेयरली का यूज होगा, पॉजिटिव डिग्री में फेयरली का यूज होगा। और नेक्स्ट क्या होगा? रादर का प्रयोग जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री में भी होता है, और पॉजिटिव डिग्री में भी होगा, प्लस का यूज करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री में भी रादर का यूज करेंगे। तो ये जो कुछ बेसिक बेसिक से पॉइंट हैं, इनको माइंड में रखने की नीड है, इनको ध्यान रखिए। कंपैरेटिव डिग्री, तो रादर का यूज ओनली पॉजिटिव डिग्री, सॉरी फेयरली का यूज कम पॉजिटिव डिग्री, और रादर का यूज पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री दोनों में होगा। पहला ये डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस आता है, जैसे अब इसका एग्जाम्पल लोगे तो रादर बैड, क्या एग्जाम्पल होगा? रादर बैड, रादर बैड। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल होगा। दूसरा हम कह सकते हैं कि ले अगर रादर हॉटर या रादर वर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, और
इसमें एरर दे दी जाती है रादर के साथ टू लगा करके, तो रादर के साथ रादर और टू लिख दिया जाता है सेंटेंस में, ऐसे एरर दे दी जाती है, ठीक है। पर ये रादर टू गुड, जैसे ये एक सेंटेंस रादर टू गुड, इज रादर टू गुड, बट क्या है कि ये कहना गलत होता है, रादर के साथ आप टू का यूज कहना गलत है, रादर टू गुड कहना गलत है। अभी हम यहाँ पर अगर ये कहें रादर टू बैड, क्या कहें, रादर टू बैड, तो ये कहना बिल्कुल सही है, बट ये कहना गलत है, रादर टू गुड या टू रादर टू गुड नहीं होगा, रादर टू बैड सही होगा। प्लीजेंट एग्जेक्टिव और फेयरली में प्लीजेंट एग्जेक्टिव के साथ ही हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। प्लीजेंट एग्जेक्टिव समझ गए होंगे आप, कोई भी पॉजिटिव एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं हम, कोई भी पॉजिटिव एग्जेक्टिव जो भी होगा उसके साथ में हम इसका यूज कर सकते हैं, प्लीजेंट एग्जेक्टिव का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फेयरली वाइज, फेयरली ब्यूटीफुल, बट रादर का यूज जो करेंगे वो अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट से समझ गए होंगे कि निगेटिव वर्ड, अनप्लीजेंट से समझ गए होंगे आप कि निगेटिव वर्ड जो होगा उसके साथ यूज नहीं कर पाएंगे, पॉजिटिव के साथ फेयरली और निगेटिव के साथ रादर। ये हमारे दो दो पॉइंट हो गए जो हमें समझने वाले हैं। जैसे इसको कह सकते हैं हम लोग रादर वीक्ड, रादर वीक्ड, मोस्टली केसेस में ऐसे यूज हो सकता है, ठीक है, बट हमको थोड़ा माइंड में रखने की बात है। रादर जैसे रादर अम्यूजिंग, रादर गुड, रादर क्लेवर, ये सब सेंटेंस में यूज हो सकते हैं। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो अब आता है इनफ। इनफ का प्रयोग बहुत दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है इनफ। इनफ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। इनफ से सोचिए, हम लोग बोलते हैं ना ये काफी है, ये ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। ये जो सेंटेंस है, सी रन्स फास्ट इनफ, बहुत तेज दौड़ता है, ये काफी है। तो ये जो वर्ड है इनफ, ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी शो करता है, ठीक है। क्या शो करता है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्या शो करता है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी शो करता है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी शो करता है, और उसका प्रयोग हमेशा ठीक उस शब्द के बाद आता है जिस शब्द की वह विशेषता बता रहा होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा ही इज, ऐसे एक एग्जाम्पल है हमारा ही इज इंटेलिजेंट, ये इनफ से एरर आ सकती है, इंटेलिजेंट इनफ, ओहो, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। अब इस सेंटेंस को समझिए क्या है, इंटेलिजेंट के जो है बाद में ये एक एग्जेक्टिव है और इसके बाद में इनफ का यूज हुआ है, तो जो इसी की विशेषता बता रहा है ना इंटेलिजेंट की, तो इंटेलिजेंट एक एग्जेक्टिव है और उसके ठीक बाद में यूज हुआ है इनफ, और ये है एडवर्ब, ये क्या है, एडवर्ब है। तो यही बताया है कि ठीक इनफ का यूज उसी वर्ड के बाद करते हैं जिसके बाद जिसकी ये विशेषता बताता है, ठीक है। और कभी कभी पहले भी लिख देते हैं, यही से ही एरर दे दी जाती है पहले लिखकर, लेकिन यूज क्या होता है, यूज हमेशा बाद में होता है इनफ का, ठीक है। और इसके साथ में पॉजिटिव डिग्री का ही यूज होता है, पॉजिटिव डिग्री का ही यूज होता है। दो पॉइंट याद रखिएगा, एक तो जिस शब्द की विशेषता बताता है उसके बाद इनफ का यूज पॉजिटिव डिग्री के ही साथ में होता है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज नहीं होता है, और ये एरर आ सकती है, ध्यान रखिएगा। कभी भी इनफ पहले लिख देगा और एग्जेक्टिव बाद में लिख देगा, या इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री नहीं होगी, सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री होगी, वो एरर हो जाएगी। बस हमको माइंड में ये ध्यान रखना है कि इनफ जो है बिफोर आफ्टर एडजेक्टिव के यूज होगा, एंड सेकेंड पॉइंट पॉजिटिव डिग्री इससे पहले होगी, यानी जो एडजेक्टिव दिया होगा वो पॉजिटिव डिग्री में होगा,
बस ये 2 पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं इनफ से रिलेटेड। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। हार्ड एंड हार्डली, ये सारे एडवर्ब बताए जा रहे हैं, या कठोर कह सकते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में हो सकता है। किसका प्रयोग? हार्ड का प्रयोग। भाई हार्ड एडजेक्टिव भी कह सकते हैं और एडवर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। हमें में भी हो सकता है और एडवर्ब में भी हो सकता है। अब आती है बात हार्डली की। हार्डली का मतलब होता है करीब करीब, ना के बराबर, ठीक है। हार्डली का मतलब क्या होता है? करीब करीब, करीब करीब ना के बराबर, ठीक है। ये इसका मतलब होता है हार्डली का, ठीक है। चलिए, तो अब आता है, लेकिन इसको प्रयोग सिर्फ एडवर्ब में कर सकते हैं, यही डिफरेंस ध्यान रखना। हार्ड का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में होगा, लेकिन हार्डली का प्रयोग केवल एडवर्ब में होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे हम कह दें कि हार्डली कम्स टू मी, यानी ना के बराबर ही वह मेरे पास आएगी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आता है लेट और लेटली। तो सेम यही मतलब है, लेट मतलब देर से, और लेटली मतलब क्या होता है? लेटली एक एडवर्ब है, हाल ही में। लेटली यानी कि रिसेंटली। लेटली का मतलब क्या होता है? लेटली मतलब रिसेंटली। लेटली को आप लेट से रिलेट मत करके देर मत कीजिएगा। लेटली मतलब रिसेंटली, लेट मतलब देर से, ठीक है। लेटली हाल ही में, लेटली का मतलब हाल ही में। रिसेंटली से क्या मतलब आ रहा? हाल ही में वो चीज हुई, हाल ही में, ठीक है। तो अब ये आ गया लेट और लेटली। लेट और लेटली आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब आपको ध्यान रखना है, लेट का मतलब देर से और लेटली का मतलब क्या होता है? रिसेंटली, हाल ही में, ठीक है। और एक वर्ड है हमारा एगो। अब एगो का प्रयोग किस सेंस में होगा? एगो का प्रयोग होगा जब, क्या होगा? हमेशा एगो का प्रयोग पास्ट टेंस में होगा। ये बात ध्यान रखिए। एगो का मतलब पास्ट टेंस। किसी भी सेंटेंस में अगर एगो वर्ड आए तो समझिएगा वो सेंटेंस पास्ट टेंस में है और पास्ट की बात कर रहा है। किसी भी टाइम एक्सप्रेशन के साथ पास्ट की बात कर रहा है तो वहां पर एगो यूज होगा, ठीक है। ही केम अ वीक एगो, वो कब आया था? एक हफ्ते पहले आया था, यानी टॉकिंग अबाउट पास्ट, ठीक है। और मोस्टली एरर जो दी जाती है वो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट के साथ दी जाती है, बट होता क्या है कि ये पास्ट टेंस का ही इसके साथ यूज होता है एगो का, ठीक है। चलिए, अब आते हैं मूव टू नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कह रही है? ओ, अब आता है लिटरेचर का पोर्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो कि हमको समझना बहुत जरूरी है, जो कि हमको समझना क्या है? बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये इतने जो हमारे एडवर्ब पढ़ाए हैं वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आई होप आपको वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए, अब ये जो हमने पढ़े हैं अभी सेंटेंसेस, ये हमारे आई होप क्लियर हो गए होंगे आपको। तो अब हम आते हैं कि हमारा जो शेक्सपियर से रिलेटेड जो भी जितने भी उनके प्ले, ट्रेजेडी और जितनी भी उनकी क्या बोलते हैं, जितने भी कॉमेडी उनकी ली गई हैं, वो उसके सोर्स क्या है। आई होप आप सोर्स शब्द समझ गए होंगे। चलिए और क्लियर कर देते हैं। कभी कभी चीज जब हम स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करते हैं हमको समझ आ गया है और ये इसका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, होती है उससे पहले उस जो इन्फॉर्मेशन जहां से आई होती है, जैसे अब न्यूज़पेपर हम मान लीजिए हम किसी भी शहर में है, मान लीजिए हम कानपुर शहर में है, यूपी के कानपुर शहर से हम पढ़ रहे हैं न्यूज, ठीक है।
तो अब हमको अगर राजस्थान की न्यूज प्रिंट होगी ना, अगर न्यूज पेपर में, तो उसके पहले सबसे पहले जयपुर लिखा होगा, या जिस डिस्ट्रिक्ट की होगी या जिस उसकी होगी वो वहां में सोर्स है, वो कहाँ से है, राजस्थान से है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सोर्स का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आई है उसका सोर्स क्या है, यही बताने की कोशिश कर रहा है कि वो सोर्स होता है। तो विलियम शेक्सपियर जो है हमारे, जिनके वर्क हैं 1564, इनका बर्थ है 1564, और इनसे एक्चुअली इनको 16th सेंचुरी का पोइट कहा जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पर या उससे पहले, जैसे मान लीजिए आज हम एक बुक लिखना स्टार्ट करते हैं, तो हम उस बुक में जो भी लिखेंगे या जो भी मेंशन करेंगे वो या तो हमने किसी सोर्स से या किसी बुक से रीड किया होगा, या हमने उस वो इंफॉर्मेशन खुद एक्सपीरियंस की होगी लाइफ में, उन चीजों को हम बुक में लिखेंगे। तो शेक्सपियर साहब जो थे हमारे, उन्होंने कुछ सोर्स जो अपने वर्क में दिए, वो किसी न किसी से उन्होंने पढ़े, किसी ना किसी राइटर्स के बारे में पढ़ा, और कुछ वर्क उन्होंने लाइफ में अपने एक्सपीरियंस किए, वो सोर्स उन्होंने लिए। अब जैसे ये पहला सोर्स, राफेल हॉलिंस क्रॉनिकल्स क्या है, ये एक राइटर हैं जिन्होंने शेक्सपियर के जो भी हिस्टोरिकल प्ले हैं वो मोस्टली इसी इसी क्रॉनिकल्स से लिए गए हैं, राफेल हॉलिंस क्रॉनिकल्स से लिए गए हैं। जितने भी शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले हैं वो सारे प्ले, मोस्टली हिस्टोरिकल प्ले, वो सारे प्ले राफेल हॉलिंस क्रॉनिकल से ही लिए गए हैं। यानी राफेल के हॉलिंस क्रॉनिकल को इन्होंने पहले समय में हिस्टोरिकल इवेंट्स कैसे आते थे, पहले समय में वॉर हुआ करते थे और कोई राजा होता था, उस राजा के समय में क्या चीजें अच्छी होती थी, शासन कैसा चलता था, सेनापति कैसा होता था, उस वॉर का रिजल्ट क्या होता था, ये सब चीजें जो हिस्ट्री में दिखाई गई हैं वो इन्होंने सोर्स क्रॉनिकल से लिया है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं राफेल। क्वेश्चंस हमारा ऐसे आ सकता है कि ऐसे दे देगा कि हेनरी फिफ्थ किस सोर्स से लिया गया है शेक्सपियर के। तो अब हमको पहले फोर, हेनरी सिक्स, रिचार्ड थर्ड, ये इनके प्ले हिस्टोरिकल प्ले में आते हैं। ये प्ले किसमें आते हैं, हिस्टोरिकल प्ले में, जिसका सोर्स है राफेल हॉलिंस क्रॉनिकल्स। अब आता है नेक्स्ट किंग लियर, मैकबेथ और हॉलिंस क्रॉनिकल से ही आते हैं, जिनमें ये दो हमारी क्या है, ट्रेजेडीज हैं, ये दो हमारी क्या है, ट्रेजेडीज है। बाकी ये क्या है हमारे, ये हमारे हिस्टोरिकल प्ले हैं, ये हमारे क्या है, हिस्टोरिकल प्ले हैं। बाकी ये हमारे हेनरी, कौन कौन से हेनरी इन्होंने लिखे हैं, हेनरी फोर लिखा है, हेनरी फाइव लिखा है, हेनरी सिक्स लिखा है, हेनरी एट लिखा है। जिसमें से हेनरी एट अनफिनिश्ड हो गया था। व्हाई इट इज अनफिनिश्ड, बिकॉज ऑफ थिएटर में क्या हो गया था, आग लग गई थी, इस वजह से ये अनफिनिश्ड रह गया। फोर के 2 पार्ट हैं, सिक्स के 3 पार्ट हैं, फिफ्थ अपने आप में अकेला है। ठीक है, तो ये इनके सोर्सेस। इससे ये जो होकम है ना, होकम में लास्ट में जो दो ट्रेजेडीज हैं, किंग लियर और मैकबेथ, उनका जो सोर्स है वो है राफेल हॉलिंस क्रॉनिकल्स। आज आप सोर्सेस शेक्सपियर के प्लेस के पढ़ लेंगे तो अब आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब आता है सिम्बलिन, एक सिम्बलिन और है जो कि हमारा राफेल हॉलिंस क्रॉनिकल से रिलेटेड है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्लूटार्क लाइफ। ये प्लूटार्क की लाइफ से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, प्लूटार्क की लाइफ से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे इन्होंने। अच्छा, ये यहाँ पर ये सिम्बलिन नहीं होगा, ठीक है ना, ये सिम्बलिन नहीं होगा, ये गलत एरर टाइप हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर सिम्बलिन नहीं होगा, सिम्बलिन नहीं होगा, केवल ये हेनरी फाइव, हेनरी फोर, हेनरी सिक्स, हेनरी एट, रिचार्ड सेकेंड, रिचार्ड थर्ड, किंग लियर और मैकबेथ, ये हमारे जो भी हैं
हिस्टोरिकल प्ले वो हमारे लिए गए हैं राफेल हॉलिंस क्रॉनिकल्स से, ठीक है। होकम का किंग लियर और मैकबेथ याद रखना, वो भी लिया गया है राफेल हॉलिंस क्रॉनिकल्स से। अब सेकंड आता है हमारे, जो हमारे शेक्सपियर महाराज थे वो प्लूटार्क की लाइफ से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, और उसकी वजह से उन्होंने हमारा कोर्स बढ़ा दिया, और हम आज कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्होंने प्लूटार्क की लाइफ से कौन कौन से वर्क ले लिए। तो इन्होंने प्लूटार्क की लाइफ से जो है एंटोनी एंड क्लियोपात्रा लिया है, जूलियस सीजर को लिया है, एथेंस को लिया है, ठीक है। एंटोनी एंड क्लियोपात्रा, जूलियस सीजर, कोरियोलानस द टीमन ऑफ एथेंस, ये इन्होंने प्लूटार्क की लाइफ से लिए है। एंटोनी एंड क्लियोपात्रा, जूलियस, मेरे साथ रिपीट कीजिए, प्लूटार्क लाइफ से कौन से लिखे हैं इन्होंने। और ये जो प्लूटार्क की लाइफ को ट्रांसलेटेड किया है ना, वो किसने किया है? थॉमस नॉर्थ ने। किसने ट्रांसलेटेड किया है? ट्रांसलेटेड बाय थॉमस, ट्रांसलेटेड बाय थॉमस नॉर्थ, ठीक है, थॉमस नॉर्थ, प्लूटार्क की लाइफ को। एंटोनी एंड क्लियोपात्रा, जूलियस सीजर, कोरियोलानस द टीमन ऑफ एथेंस, द टीमन ऑफ एथेंस, कोरियोलानस, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपात्रा। नेक्स्ट आता है थर्ड, बोकासियो। बोकासियो एक हमारे इटालियन राइटर्स थे। बोकासियो हमारे क्या थे? एक इटालियन राइटर थे, ध्यान रखना है। जिन्होंने लिखी क्या थी? डेकामेरॉन। क्या लिखी थी? डेकामेरॉन। ये एक हमारे इटालियन राइटर थे। कौन? बोकासियो। बोकासियो हमारे क्या थे? एक इटालियन राइटर थे, जिन्होंने क्या लिखी थी? और ये जो हमारे प्लूटार्क साहब थे, ये एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकन एंड फिलोसोफर थे। ये क्या थे? एंशिएंट यानी पुराने समय के। पुराने समय में ग्रीक लैंग्वेज ही, ग्रीक और लैटिन ही थी, जब एंग्लो सैक्सन पीरियड आया था थी। तो ग्रीक फिलोसोफर थे और हिस्टोरियन, हिस्टोरियन तो थे ही थे ना। तो ग्रीक ग्रीक फिलोसोफर थे और हिस्टोरियन थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन? प्लूटार्क साहब, ग्रीक फिलोसोफर और हिस्टोरियन, ध्यान रखिएगा, लिख नहीं रही हूँ यहाँ पर मैं पूरा। बोकासियो इटालियन राइटर थे, जिन्होंने वर्क, सिम्बलिन वर्क और टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो सिम्बलिन वर्क बोकासियो से लिया गया है। सिम्बलिन वर्क किससे लिया गया है? बोकासियो के डेकामेरॉन से लिया गया है। किससे लिया गया है? बोकासियो के डेकामेरॉन से लिया गया है। और ये डेकामेरॉन 14 सेंचुरी के आसपास लिखी गई थी। तो किससे सोर्स है? ऑल्सवेल, दैट ईन्सवेल, सिम्बलिन और द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना भी बोकासियो के डेकामेरॉन से ली गई है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। मूव्स टू नेक्स्ट स्लाइड। एक प्ले लिखा गया है रोमियो एंड जूलियट, जिससे एक प्ले लिखा गया है रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट वर्क जो है वो इनसे लिखा गया है। किससे? आर्थर ब्रूक से। इनकी रोमियो एंड जूलियट जो है इन्हीं के वर्क से लिखा गया है, ठीक है। रोमियो एंड जूलियट आर्थर ब्रूक के वर्क से, ध्यान रखिएगा। सेक्सो ग्रामेटिकर से हैमलेट लिया गया है। हैमलेट जो हम लोग ट्रेजेडी पढ़ते हैं, वो उसका सोर्स क्या है? सेक्सो ग्रामेटिकर। उसका प्रूफ क्या है? उसका यूज क्या है? सेक्सो ग्रामेटिकर। इनकी सेक्सो ग्रामेटिकर की एक बुक थी जिसका नाम था जेस्टा डेनोरम। जिसका नाम क्या था? जेस्टा। कभी शेक्सपियर साहब ने हमने जेस्टा डेनोरम पढ़ ली होगी, इसलिए आज हमको पढ़ना पड़ रहा है कि सेक्सो ग्रामेटिकर जो लिखी है, सेक्सो ग्रामेटिक लिया गया है हैमलेट, उससे ये लिया गया है। तो सेक्सो ग्रामेटिकर एक राइटर है और इनकी बुक है जेस्टा डेनोरम। इनकी बुक कौन सी है? जेस्टा डेनोरम। उससे लिया गया है हैमलेट शब्द, हैमलेट ट्रेजेडी। नेक्स्ट आता है रोजालाइन, रिटन बाय जैक्स, जिससे लिया गया है एज यू लाइक इट। रोजालाइन से जिन्होंने लिखा, रोजा लिया गया है एज यू लाइक इट। क्वेश्चन आ सकता है कि एज यू लाइक इट का व्हाट इज द सोर्स ऑफ एज यू लाइक इट? रोजालाइन रिटन बाय जैक्स, ठीक है। नेक्स्ट है कैक्सटन का रिकॉयल ऑफ द हिस्ट्रीज ट्रॉय एंड चौसर, ऐसे इससे लिया गया है। ट्रायलस एंड क्रिसीडा जो है वो लिया गया है। नेक्स्ट आता है सिंथियो की कलेक्शन ऑफ स्टोरीज एट द हिकैटोमिथी, ठीक है। सिंथियो की, सिंथियो किसके डिस्पल थे? प्लूटार्क के। डिस्पल किसके थे? सिंथियो शिष्य थे प्लूटार्क के। कलेक्शन ऑफ स्टोरीज एट द हिकैटोमिथी, उससे लिखे गए हैं ओथेलो और डास्टो, जिसको हम ट्रायम्फ ऑफ टाइम भी कहते हैं, उससे लिखा गया। विंटर स्टिल लिखा गया है। आई होप आपको आज सोर्स को आप 2-3 बार पढ़ेंगे, सुनेंगे,
केवल सुनने से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सोर्स किससे क्या लिया गया है। तो ओथेलो लिया गया है, मेजर फॉर मेजर लिया गया है सिंथियोस के कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। कौन सी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, नाम क्या है, द हिकैटोमिथी से लिया गया है क्या, ओथेलो। और मेजर फॉर मेजर ग्रीन के पेंडेस्ट्रो से लिया गया है द विंटर्स टेल। और ये जो हमारा टेम्पेस्ट आप सुनते हैं ना, ये ओरिजिनल प्ले है, यानी कि जो ओरिजिनल एक इंसिडेंट हुआ था बरमुडा, एक शिपरेक हुआ था बरमुडा ट्रायंगल में, टेम्पेस्ट। एल क्यों लिख दिया है मैंने, ओह, कभी कभी ये पेन भी जो है ना अपनी तरीके से चल जाता है। ये जो टेम्पेस्ट वर्क है, टेम्पेस्ट, ये जो टेम्पेस्ट वर्क है ना, ये वर्क जो लिखा गया है, इसमें जिसके बारे में बताया गया है, एक सिप रेक हुआ था कहाँ पर, बरमुडा ट्राइब में। बरमुडा अपनी जगह सुनी होगी। एक सिप रेक हुआ था, एक सिप रेक ऑन बरमुडा ट्राइब, ऑन बरमुडा ट्राइब नहीं, बरमुडा प्लेस है एक, वहां पर बरमुडा, BERMUDA, ठीक है, बरमुडा में 1609 में। तब ये इन्होंने टेम्पेस्ट, इसी इसी के बारे में ही इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है टेम्पेस्ट में, शिपरेक ऑन बरमुडा। हेनरी एट का आपको पता ही है कि फ्लेचर और शेक्सपियर का कोलैबोरेटिव है, ठीक है। बाकी आता है लव लेवर लॉस्ट, इसका कोई सोर्स नहीं मिला है, लव लेवर लॉस्ट का कोई सोर्स नहीं मिल पाया है, ठीक है। तो इतने ही जो हमारे सोर्सेज हैं, एडवर्ब जो भी हमने इंपॉर्टेंट बताए हैं उनको ध्यान में रखिएगा, और ये इनको पढ़ने की कोशिश भी कीजिएगा। चलिए, आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे की, जिससे आपको जो भी लेक्चर पढ़े वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।